अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। इश्क को है गिरा, टीम क्लासिक, किस्त नंबर 17। एपिसोड क्रेडिट गोज़ टू अरूश खान, साया नाज, बुलंद बख्त, प्रोफाइड बाय कनवा गाजी। सो लेट्स स्टार्ट। गुज़र रहे थे शब रोज़ शादमानी से, निकल गया वो अचानक मेरी कहानी से। न जाने किस लिए वो मुझसे बदगुमा हुआ, कभी मिला ही नहीं मैं तो बदगुमानी से। उसी ने कह दिया आखिर कि तुम फरेबी हो, जिसे अजीज़ रखा अपनी जिंदगानी से। हमारे बीच जो लम्हे मसाले गुल महके, मुझे तो ख्वाब वो लगते हैं आसमानी से। महक रहा है बदन और चहक रहा है ख्याल, तुम्हारे लम्स के गोले रंग मेहरबानी से। जला के नाव रखा था तेरी ज़मीं पे कदम, निकलना अब कहाँ मुमकिन है राजधानी से। हम इस कदर तेरे हिजरा में अश्क बार हुए, हमारी आँख में सब्ज़ा उग आया पानी से। कस्से स्याल पे चमकता सूरज थक हार कर उदासी से ढलने को था। रात की स्याही धीरे धीरे शफ़क़ की लाली को निगलने को तैयार थी। दिन भर के थके हारे तायर भी अब अपने आशियाने की जानिब उड़ाने बनने लगे थे। स्याह पलटते आसमान पे आज चाँद तन्हा ही दिखाई देता था। मुजस्सम उम्मीद की सूरत, नमूदार होते सितारे नदारद थे। चाँद की बादलों के साथ जारी आँख मचोले में जीत बादलों की हुई और वो उसे पूरी तरह से ढांपते हुए बरसना शुरू हो गए थे। अपने कमरे की खिड़की में खड़ी सायरा की पुरसोच निगाहें इस वक्त दार की सूरत तेज़ी से बहती बारिश के पार न जाने क्या खोज रही थी। अपनी सोचों में गुम वो कब वो माजी के सफ़र पर निकली, उसे खबर ही ना हो सकी थी। बाबा साईं, अम्मा जान, आप लोग यहाँ? कोई काम था तो मुझे बुला लिया होता। 17 साला सारा खुदाबख्श अपने कमरे में रखी स्टडी टेबल के सामने बिछी कुर्सी पर बैठी तेज़ी से कुछ लिखने में मसरूफ़ थी, जब उसके कमरे का दरवाज़ा खटखटाकर जहांज़ेब और अनीज़ा सयाल अंदर आए। क्यों, क्या हम अपनी बेटी के कमरे में नहीं आ सकते क्या? वैसे भी हमें काम था तो हमें ही आना चाहिए था ना। जहांज़ेब सयाल ने मीठी नज़रों से उसे देखते हुए ज़रा फासले पर रखे सोफ़े पर बैठते नरमी से कहा, बिल्कुल आ सकते, आपका जब जी चाहें आए, आप हुक्म करें बस। सायरा ने उनकी बात की तायद करते कहा था, इधर आकर मेरे पास बैठो। उनके बिस्तर पर विराजमान अनीज़ा ने जहांज़ेब सयाल के इशारे पर उसे अपने पास बुलाकर बिठाते उसके गिर्द अपने बाजू फैलाए। आज हम आपके पास एक ख़ास अर्ज़ लेकर आए हैं बेटा। आप हमारे लिए बेटी जैसी नहीं बल्कि हमारी बेटी ही हो और हम आपको हमेशा अपनी बेटी ही बनाकर रखना चाहते हैं। जहांज़ेब सयाल की बेबहम ही से गुफ्तगू सायरा को जा गई। मैं समझी नहीं बाबा साईं, मैं आपकी बेटी ही तो हूँ। सायरा ने उलझन आमेज़ लहजे में दरियाफ़्त किया। चंदा, आप जानती हो कि हमने कभी आपको अपने औलाद से कम नहीं समझा, मगर फिर भी एक सच यही है कि आप आवाम लोगों की सगी बहन नहीं हो और इसीलिए हम चाहते हैं कि आपको एक मजबूत हवाला फ़राहम कर दिया जाए। खुदा न खास्ता ऐसा नहीं है कि हम लोगों की बातों की वजह से ये सब कह रहे हैं, बल्कि ये हमारी भी दिली ख्वाहिश है कि आप हमेशा इस घर में बेटी बनकर ही रहो। इस बार अनीज़ा ने लब कुचाई की थी। 17 साला सारा खुदाबख्श अभी भी इनकी बातों का मतलब न समझी थी। उसकी समझ बूझ इन बातों की गहराई जांचने से काफ़ी थी। अम्मा जान, ये आप क्या कह रही हैं? सायरा ने ज़रा सेमगी से इस्तफसार किया। बेटा जी, आपकी अम्मा जान का मतलब है कि हम चाहते हैं आपका निकाह कर दिया जाए। जहांज़ेब सयाल ने इस बार साफ बात करते गोया इसके सर पर बम फोड़ा। सायरा तो फटी फटी आंखों के साथ उन्हें देख रही थी। एक वक्त इसे ज़ुलैदैन की गुफ्तगू याद आई, मगर उसके लिए फिर भी ये शॉकिंग था कि ज़ुलैदैन की बातों में तो कहीं भी इस चीज़ का जिक्र नहीं था कि वो ऐबा कमान की बहन नहीं है या वो रिश्ता ऐसी किसी वजह से जोड़ना चाहता है। बच्चे, हम जानते हैं कि ये आपके लिए गैर मुतवक्के है, मगर अभी हम सिर्फ निकाह करना चाहते हैं ताकि किसी को आपकी ज़ात पर उंगली उठाने का मौका न मिल सके। जहांज़ेब सयाल उसे ये ना कह सके थे कि अम्मा भी की तरफ से बढ़ते दबाव को रोकने का यही एक वाहिद और बेहतरीन रास्ता था, मगर वो खुद भी न जानते थे कि इनका ये फ़ैसला उनके ख़ानदान में कैसा भूचाल लाने वाला है। हमें पूरा यकीन है कि हमारा बेटा आपको शिकायत का कोई मौका न देगा। अनीज़ा ने उसे अपने साथ लगाते हुए दुलार से कहा तो सायरा के चेहरे पर खुशनुमा रंग फैल गए। ज़ुलैदैन सयाल तो उसकी अवलीन ख्वाहिश रहा था, वो क्यों कर न खुश होती। हमारा इरादा तो। अपने कमरे की खिड़की में खड़ी सायरा पूरी तरह से माजी की बुलबुलियों में से रास्ते तलाशने में मगन थी, जब एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ गरजते बादल इसे हाल में खींच लाए। ये किस्सा उसके तल्ख़ माजी का आगाज़ था। जहांज़ेब सयाल के इस फैसले ही से तो उसकी ज़िंदगी में कड़वाहट घुली थी, मगर सायरा को उसके हलूस पर ज़रा बाबा शक न था कि उन्होंने तो उसका भला ही चाहा था।
मगर वो खुद भी तो इस सबसे लाइलम ही थे। जानते होते कि उनका ये फ़ैसला क्या रंग लाने वाला है, तो वो एक बार इस पर ज़रूर नज़रसानी कर लेते। एक गहरा सांस भरते माजी को अपने जहन से झिड़कते। साया ने खिड़की के पर्दे बराबर करके कमरे की लाइट भी बुझाकर बिस्तर संभाला। वह इस वक्त कुछ भी नहीं सोचना चाहती थी, ना अच्छा ना बुरा। सो सर तक चादर तानने में वो सिर्फ सोने की कोशिश करने लगी। वो इसमें कामयाबी ठहरी, मगर सोने से पहले लवेज़ा ने अपने अब तक के सबसे हरदर्म क्लाइंट को एक मेल ज़रूर भेज दी थी। ये उसके काम का जुनून था या वो इस शख्स को अपने बारे में कुछ भी सोचने नहीं देना चाहती थी, ये तय होना अभी बाकी था। बादलों की घन गिरज जारी थी। कमरे में एक आरामदेह कुर्सी पर बैठे जहांगीर सयाल हाथ में किताब पकड़े उसके मुताले के बजाय किसी गहरी सोच में डूबे थे। अनीज़ा कमरे में दाखिल हुई तो अपने शरीके हयात को यूँ सोच में गुम देख वो कदम कदम चलती उनके पास चली आई थी। क्या सोच रहे हैं? अनीज़ा के मुखातिब करने पर यकदम चौंक कर उनकी जनी मुतवज्जा हुए। सोच रहा हूँ कि मेरे गलत फ़ैसले ने सायरा और ज़ुलैदैन के बीच ज़मानों की फसील खड़ी कर दी है। जहांज़ेब दिलगिरफ्तगी से गोया हुए। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? 10 साल पहले जो भी हुआ वो आपकी गलती हरगिज़ नहीं थी। आपने तो सबका भला चाहा था। जो हुआ वो वक्त और हालात का फ़ैसला था। अनीज़ा ने पास पड़े सोफ़े पर नशीस संभालते अपने महबूब शोहर की दिलजोई करना चाही। मेरी गलती थी अनीज़ा कि मैं अपने ही बच्चों के दिलों का हाल न जान सका, और जब इल्म हुआ तो सब कुछ बिखर चुका था। मुझे अपना फ़ैसला सुनाने से पहले अपने बच्चों से बात कर लेनी चाहिए थी। जहांज़ेब सयाल का मलाल कम ही ना हो रहा था। उनके बच्चों के बीच जो भी चल रहा है वो बज़ाहिर उससे बेनियाज़ नज़र आते थे, मगर उनकी एक जुम्बिश भी जहांज़ेब सयाल से मख्फ़ी ना रहती थी। जहांज़ेब जो हुआ वो ऐसे ही होना लिखा था। अब इस पर अफ़सोस करने से बेहतर है कि हम अपने बच्चों के आज और आने वाले कल को लेकर सोचें। पहले ही बहुत वक्त ज़ाया हो चुका है, अब मज़ीद नहीं देर होनी चाहिए। मेरे ख़्याल से तो हमें अब रुखसती का सोच लेना चाहिए। अनीज़ा ने उन्हें एक नई राह सुझाई। क्या ये मौसर फ़ैसला होगा? मेरा मतलब है कि इस बार अपने बच्चों के साथ कोई ज़्यादती नहीं करना चाहता। जहांज़ेब सयाल तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। जहांज़ेब, एक बात तो तय है कि ज़ुलैदैन कभी भी साया से दस्तबरदार नहीं होगा। ऐसा होता तो वो 10 साल से पढ़ाई के बहाने यूँ इस हकीकत से भाग ना रहा होता। तो फिर क्या ये बेहतर नहीं कि इन दोनों को ही अब एक दूसरे से बात करके अपनी गलतफ़हमियाँ हल कर लेनी चाहिए? मेरे ख़्याल में रुखसती इस वक्त इन तमाम मसाइल का बेहतरीन हल है। बहुत कर ली उन्होंने अपनी मनमानियाँ, अब हमें ही कुछ सोचना होगा। अनीज़ा सयाल ने मुस्तहकम लहजा अपनाते दो टोक अंदाज में अपना मौक़िफ़ उनके सामने रखा। ठीक कह रही हैं, बस ये इलेक्शन ज़रा निपट जाए तो सबसे पहले यही काम करना है। जहांज़ेब सयाल ने भी इस बार उनकी बात से इत्तेफ़ाक किया। वो अपनी अहलिया के मिजाज आशना थे, जो बहुत नरम मिजाज थी, मगर जिन मामलात में वो रोक-टोक अंदाज़ अपना लिया करती, तो फिर इनके बेटों की भी ज़रूरत ना होती थी कि इनकी बात से इख्तिलाफ़ कर सकें। आने वाले वक़्त से अनजान वो दोनों ही सोने के लिए बिस्तर पर दराज़ हो चुके थे। उन्हें इल्म ही ना था कि उनके बात करने की नौबत ही नहीं आने वाली। वक्त और हालात इस बार भी सब कुछ तय कर चुके थे। सयाल में रात के इस पहर जब सभी अपने-अपने कमरों में महव इस्तराहत थे, वहाँ एक वजूद ऐसा भी था जो अभी भी अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर निगाहें जमाए हुए कुछ घंटों पहले मौसूल होने वाली मेल पढ़ने में मगन था। वो जो बज़ाते-खुद कम ही एल क्रिएशंस की जानिब से भेजी जाने वाली मेल्स पढ़ता था। न जाने आज क्या सोचकर वो अपना लैपटॉप खोल बैठा। ये शायद सायरा या इम्तियाज़ उमर को लेकर डराने वाली सोचों से बचने के लिए था। लवेज़ा वाक़ई अपने क्लाइंट को समझती थी, जो उसे उलझाकर खुद सो चुकी थी। सामने ही मेल का मतन खुला पड़ा था, जिसमें लवेज़ा ने बड़ी मशाकी से उसके अना के गुब्बारे को फोड़ा था। देखिए मिस्टर ज़ुलैदैन सयाल, आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आप कोई अनोखा काम नहीं कर रहे। आप कितने भी ज़हीन हों, आप जितने भी काबिल हों, आपसे ऊपर फिर भी एक शख्स ज़रूर होगा और इस पर फिर एक और होगा। सो फॉरगेट इट कि आप अनोखे हैं। अगर शक्ल सूरत की बात की जाए तो भी आप अनोखे नहीं हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके चेहरे के खूबसूरत नकूश आपके वाहिद होने पर मोहर हैं, तो इस बात को दिमाग से फ़ौरन निकाल दें। अब जैसी शक्ल की दुनिया में कई लोग मिल जाएंगे। हाँ, एक चीज़ जो आपको वाहिद बना सकती है, और वो है आपकी सोच। अपनी सोच को जितना साफ़ करते जाएंगे, इतने ही यूनिक होते चले जाएंगे। वो मुट्ठी थोड़ी तले जमाए सामने लिखे तल्ख़ अल्फाज पढ़ रहा था। इतनी खरी-खरी, इतने आराम से सुनने का ये उसका पहला तजुर्बा था, और शायद इसलिए था कि उसे पढ़ रहा था, सुन नहीं रहा था। ये सब लिखने से पहले उसे खामोशी से सब पढ़ने का दर्स और करेले मुवाफ़िक़ ये रस आराम और सुकून से नोश करने का हुक्म दिया गया था। लेकिन जो उसने ठान लिया था, उसे तकमील तक पहुँचाए बगैर वो हार कैसे तस्लीम कर लेता। ये उसकी मेल का दरमियानी हिस्सा था, जिसमें इसे इसके आज के रवैये को लेकर सरज़निश किया गया था। अगर ऐसी बात है तो ये क्यों कहा गया है? Everyone is born unique. No comparison is possible. You are you and I am I. ये वो पहली सोच थी जो इसके जहन में इस मेल का ये हिस्सा पढ़ते हुए आई थी, और ये बात शायद उसके दिल में फांस बनकर अटक गई थी कि इसे लाजवाब करना है, वरना यहाँ इसकी बात की कोई गुंजाइश नहीं थी। मगर सामने वाले ने इसकी हर बात का जवाब इस मेल में ही लिखकर इसको वर्ताए खैरत में डाल दिया था।
खुद को मुनफरिद बनाने के लिए इंफरादियत के इस पौधे को पानी दे जो आपको दूसरों से अलग ज़ाहिर करे, वरना दुनिया में सबकी 2 आँखें, 1 नाक और 2 होंठ और 1 पेशानी ही हुआ करती है मिस्टर सियाल। किसी के सर पर सींग या दुम आपको नज़र नहीं आएगी। और आपकी ये खूबी ये है कि आप बहस अच्छी कर लेते हैं, तो इस खूबी को यूँ ही ज़ाया करने के बजाय इसे टॉक शोज़ के लिए बचा कर रखें। जुल्लेदैन के लबों में मुस्कुराहट निकली, यानी उसकी सोच पड़ रही थी। मिस लवेज़ा, मैं आपसे बहस तो नहीं कर रहा। आई जस्ट वांट टू क्लियर माई पॉइंट्स। अगर आप में ये खूबी है कि आप इजीली सबका मसला समझ सकती हैं, तो फिर आपसे बात करने में कोई हर्ज नहीं। आई डोंट माइंड। सुबह बहुत होती है आपसे। जवाबी मेल भेजकर वह कुछ पल उस स्क्रीन पर मौजूद मेल को घूरता रहा, जहाँ लिखे इख्तितामी अल्फाज वो बार बार पढ़ रहा था और इन्हीं अल्फाजों से ये जवाब भेजने पर मजबूर किया था। मिस्टर सियाल, आपके मुखालिफ हल्के से कोई मेरा तल्लुक़ नहीं है। आप अपनी सारी तवज्जो मुझे हराने में क्यों सर्फ कर रहे हैं? ये अल्फाज साबित करते थे कि अपनी भेजी जाने में मेज़ को लेकर जुल्लेदैन के रद्दअमल से बखूबी आगाह थी। सो अब वो एक बार उससे बात ज़रूर करना चाहता था। इस वक्त वो सारा खुदाबख्श को यकसर फरामोश किए सिर्फ लवेज़ा को सोच रहा था। जो भी था, इस लड़की की फ़हम और फ़रासत उसे अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। उसे इल्म ही ना था कि वो एक को बुलाए दूसरा इसी शख्सियत के दूसरे रुख को ही सोच रहा था। चंद पल बाद इसने लैपटॉप की स्क्रीन गिरा दी। उसे अंदाज़ा ही नहीं था कि इससे बात करने की ठान कर उसने खुद को लवेज़ा के इशारे पर चलने के लिए राज़ी कर लिया था। बाहर तूफ़ान के थपते ही जुल्लेदैन सियाल भी सुकून दिखाई दे रहा था। आने वाले दिनों में मिलने वाले झटकों से अनजान वो सब बुलाकर सोने के लिए लेट चुका था। कल पहले होने वाली तूफ़ानी बारिश अब हल्की रिमझिम में बदल चुकी थी। मोहब्बत बड़ी नरम व नरम फुआर बादलों से बोझल तारीक रात को निकलती एक रोशन सुबह शहर इक़्तिदार पर जवला अफरोज़ हुई तो सियाल ख़ानदान के सभी अफराद बारी बारी एक बार फिर नाश्ते की मेज़ पर जमा होने लगे थे। सरबराही कुर्सी पर बैठे जहांज़ीब सियाल हस्ब यातर अखबार मोड़ के सामने पर हुए थे। उनकी दाएं जानी बैठी अनीसा सियाल ने पीनर को हिदायत करते हुए इसके हाथ से चायदानी लेकर मेज़ पर रखी, जबकि जहांज़ीब सियाल के बाएं जानिब जुल्लेदैन सियाल अपने लिए जूस और डेलता काफ़ी पुरसुकून दिखाई दे रहा था। गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो गुस्से से खोलता जुल्लेदैन सियाल सबने देखा था। इस वक्त वो काफ़ी आराम अंदाज में बैठा सबसे महवे गुफ्तगू था। उसके अंदाज़ो अतवार में कहीं भी सायरा और ऐबक से हुई तल्ख़ कलामी का शायबा तक ना था, जबकि जुल्लेदैन के साथ बैठे अमान को जुल्लेदैन के चेहरे पर छाया सुकून किसी तूफ़ान का पेश खैमा महसूस हो रहा था, मगर उसने इस हाथ से ख़ुद को रोके रखा। साया जो अपने एहसासात को छुपाने में माहिर थी, अभी भी हमेशा की तरह लापरवाही का जुगा पहने जुल्लेदैन सियाल के सामने अनीसा सियाल के साथ ही बराजमान थी। ऐबक और रीज़ा भी एक साथ नाश्ते के लिए आए और सबको सुबह का सलाम पेश करते हुए जगह संभाल गए। सबके साथ साथ जुल्लेदैन ने भी नार्मल अंदाज में उनके सलाम का जवाब दिया था। साया ने पुरसोच नज़रों से ऐबक को देखा, जिसके चेहरे पर छाई संजीदगी को कोई महसूस नहीं कर सका था सवाए सायरा के। अलीज़ा भी ख़वाफ़े मामूल कुछ संजीदा सी थी, मगर किसी ने ध्यान न दिया। एबी बेबी, आज तुम लेट क्यों हो? अमान ने ऐबक की जानिब देखते थोड़ा आगे को झुककर सवाल किया। एक कॉल आ गई थी, बस इसलिए देर हो गई, ऐबक ने सादगी से जवाब दिया। आजकल कुछ ज़्यादा ही कॉल्स नहीं आ रही तुम्हें? तुम्हारी उस खूंखार सी बीवी को पता है ये सब? अमान ने उसे आंख मारते बुवे चुकाकर टोल लेने वाले अंदाज में सवाल किया। वो साथ ही थी मेरे अमान, ऑफिस से कॉल आई थी। क्या मैं नाश्ता कर लूँ? आम से लहजे में दिया जाने वाला जवाब अमान को खटका गया। ऐबक की जानिब से इतना संजीदा और बेतासुर रद्द-ए-अमल यकीनन हैरान कुन था। अमूमन अमान की ऐसी बेतुकी बातों के जवाब में ऐबक का रद्द-ए-अमल भी लगभग उसके जैसा ही हुआ करता था। अलीज़ा और सायरा अपने नाश्ते के मुतवज्जो थी, जबकि जुल्लेदैन का ध्यान भी भाइयों की गुफ्तगू की ही जानिब ही था। क्या सरगोशियाँ चल रही हैं? पहले नाश्ता कर लो तुम दोनों, अनीसा सियाल ने इन दोनों को टोकते हुए कहा तो अमान ने शाफ़त सा हिलाते माँ के हुक्म की बजावरी कोशिश की, मगर अगले ही पल उसकी ज़ुबान में होती खुजली से फिर बोलने पर मजबूर कर गई। भाई, आपको नहीं लगता ऐबक की आज अलीज़ा से काफ़ी डांट पड़ी है? अमान ने जुल्लेदैन की कान में सरगोशी की तो जुल्लेदैन ने नज़रों से ही उसे नाश्ता की जानिब मुतवज्जो होने का हुक्म दिया, जबकि खुद वो ऐबक के बेतासुर चेहरे पर गाहे बगाहे नज़र दौड़ाते कुछ सोचने लगा। बीच में 1-2 बार उसकी निगाहों ने बेतासुर अंदाज में नाश्ता करती सारा को भी अपनी नज़रों की गिरफ्त में लिया था, मगर वो उसे नज़रअंदाज किए अपने सामने रखे नाश्ते से इंसाफ करती रही थी। अमान, प्लीज़ यूनिवर्सिटी जाते हुए मुझे क्लाइंट के ऑफिस ड्रॉप कर देना। नाश्ते से फारिग होते अलीज़ा ने अमान को मुखातिब किया तो वह चौंक उठा। मैं? अमान ने आंखें हैरत से खोलते सवाल किया तो अलीज़ा नज़रें घुमा कर रह गई। अब इसे क्या बता दी कि कल से ऐबक के से कुछ भी बताए जाए बिना सो जाने पर उससे खफा थी। क्यों भाई, तुम्हारी गाड़ी किधर है? और ये एक फुल टाइम ड्राइवर है तो सही तुम्हारे पास, अब मुझे क्यों अपना ड्राइवर बनाने पर तुली हुई हो? अमान ने फ़ौरन एतराज़ तो उठाते हुए ऐबक की जानिब इशारा करके इस्तफसार किया। क्योंकि मेरे क्लाइंट का ऑफिस तुम्हारी यूनिवर्सिटी के रास्ते में आता है और मेरी गाड़ी अलाइनमेंट के लिए गई है, इसलिए तुम मुझे ड्रॉप करोगे। अलीज़ा ने वजाहत देते हुए आहर में हुक्मिया अंदाज़ अपनाया। माफ़ करो बीबी,
अमान क्या हर बात पर तुम्हारा नाटक शुरू हो जाता है, जबकि सब जानते हैं कि तुम्हें ऐसा करने में ना तो कोई मसला है और ना ही एतराज़। अनीज़ा की गुरी ने अमान को मज़ीद ड्रामेबाजी से बाज रखा था। इट्स ओके, मैं खुद ड्रॉप कर दूंगा। अलीज़ा तुम थोड़ा जल्द तैयार हो जाना। ऐबक ने नाश्ता ख़त्म करते हाथ नैपकिन से साफ़ करते कहा। तो जहाँ सब में नज़रों का तबादला हुआ वहाँ अमान पर कैसे कसरे सयाल की छतान गिरी। भला ऐबक सयाल और अमान के बिला जवाज़ एतराज़ पर एतराज़ ना उठाइए, कोई बहस करे, ऐसा कैसे हो गया। सबको ही हैरत हुई, जबकि ज़ुलैदैन कुछ समझते हुए बेसाख्ता सायरा की जानिब देखने लगा, जिसकी तमाम तो तवज्जो ऐबक की ही जानिब थी। ज़ुलैदैन और सायरा के अलावा कोई ऐबक की संजीदगी की वजह से वाकिफ़ ना था, जबकि ज़ुलैदैन को अभी तक यही लग रहा था कि ऐबक उसकी बात को भूल गया होगा। ऐबी बेटा, क्या बात है, आपकी तबीयत तो ठीक है? जहांज़िब सयाल ने इस्तेफ़ामिया नज़रों से ऐबक और रीज़ा को देखते सवाल किया। जी पापा, बिल्कुल ठीक हूँ, बस आज थोड़ा जल्दी निकलना है ना, इसलिए रीज़ा से कह दिया था कि अमान के साथ चली जाए। ऐबक ने मुस्कुराकर जवाब देते अपनी बीवी का पर्दा रखा। वरना अलीज़ा तो कल रात से ही उससे खफ़ा थी, और ये पहली बार था कि ऐबक ने उसे मनाने के जतन तो किए थे, मगर उसे सच ना बताया था कि वो किस बात को लेकर परेशान है। मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं ले जाऊंगा अलीज़ा को। अमान ऐबक को देखते मैंने मनाया तो उसने बेतासुर अंदाज में कंधे उछाल दिए। थैंक्स, ऐबक कहकर उठ खड़ा हुआ। जहांज़िब सयाल और अनीज़ा दोनों नज़रों का तबादला करके रह गए। ऐबक और अमान का शुक्रिया अदा करे, ये वाकई हैरानकुन था। अनीज़ा ने रात अपने शोहर के सामने रखी तजवीज़ पर मज़ीद शिद्दत से अमल पैरा होने की मोहर लगाई। न जाने क्यों इनका दिल किसी अनहोनी का पता दे रहा था। नाश्ते के बाद सब अपने अपने कमरों में तैयार होने के लिए जा चुके थे। जब अपने कमरे से निकलती सारा कुछ सोचकर ऐबक और अलीज़ा के कमरे की जानिब बढ़ गई। उसका इरादा इन दोनों से ही बात करने का था, मगर सामने से ऐबक को तैयार होकर आते देखा तो राहदारी में ही रुककर इसे पुकार गई। ऐबक सुनो। मुझे उसे मुस्कुराकर देखते आगे बढ़ने को था, उसकी पुकार पर एकदम रुक कर पलटा था। क्या हुआ सायरा, कोई मसला है? ऐबक ने फिक्रमंदी से सायरा के चेहरे पर छाई पशेमानी को नोट किया। आई एम सॉरी ऐबक, मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हूँ। सायरा ने शर्मिंदगी से उंगलियां चटकाते हुए कहा। कैसी प्रॉब्लम? ऐबक ने नासमझी से सायरा को देखा। कल जो बात हुई इसकी वजह से तुम्हारा मूड। सायरा की बात को ऐबक ने दरमियान में से ही टोक दिया। मेरा मूड बिल्कुल ठीक है सायरा, मैं क्यों किसी की गलतफहमी की बिना पर अपना मूड ख़राब करूँगा। और तुम कब से खुद तस्सी का शिकार होती खुद को प्रॉब्लम्स की वजह समझने लगी हो। तुम तो खुद लोगों के प्रॉब्लम्स हल करने वाली हो। ऐबक ने सायरा को यकीन दहानी करवाते आखिर में से उसके काम का हवाला दिया। मकसद उसे उसकी सलाहियतों की ये याद दहानी करवाना था। तुम सच कह रहे हो, तुम इनकी वजह से अपसेट नहीं हो? सायरा ने उसके चेहरे पर नज़र दौड़ाते कहा तो ऐबक बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। नहीं सायरा, और तुम भी इनकी बातों को ज़रा कम ही सर पर सवार किया करो। ऐबक ने अपना मूड बहाल करते सायरा को छेड़ा। वो नहीं चाहता था कि सायरा की वजह से खुद को कसूरवार समझे। उनकी बातों को तो मैं पकड़ती भी कहाँ हूँ। मैं तो बस तुम्हारे और लीज़ा के लिए परेशान थी, तुमने उसे बताया? सायरा ने कंधे उचका कर मुस्कुराते हुए जवाब देने के साथ ही सवाल भी दागा तो बेसाख्ता नफ़ी में सर हिला गया ताकि वह भाई से सवाल जवाब करने पहुँच जाती। वैसे पहले मुझे लगता था कि जब वली भाई को अपनी गलती का एहसास होगा तो तुम उन्हें मार्जिन दे देना, मगर अब मुझे लगता है कि इन मसूब को थोड़ा सा हवाल करना तो तुम्हारा भी हक बनता है। ऐबक ने उसकी बात की नफ़ी करते फिर से उसे छेड़ा। अब तुम्हें देर नहीं हो रही? सायरा ने माथे पर बल डाले एक तेज़ नज़र ऐबक पर डाली तो वो मुस्कुरा उठा। हाँ हाँ, बस जा रहा हूँ, खुदा हाफिज़। ऐबक कहकर राहदारी अबूर करता चला गया। सायरा भी अपना बैग और लैपटॉप लेने के लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई। गहरे नीले रंग के शलवार सूट पर हम रंग वेस्ट कोट पहने, दाएं हाथ में बंदी हुई कीमत घड़ी पर वक्त देखता ज़ुलैदैन अपने सामने खुले लैपटॉप की जानिब मुतवज्जो था। वो जब से सियासत में आया था, पार्टी ऑफिस आते वक्त वो शलवार सूट पहनने को ही तरजीह देता था। पहले उसने यूं ही ये आदत अपनाई थी, मगर फिर लवेज़ा की एक मेल ने उसकी सोच को एक नई राह सुझा दी थी। उसका कहना था कि नौजवान नस्ल के बीच वो तेज़ी से मकबूल होता हुआ सियासतदान है और उसके हर कदम पर उसके मुखालिफिन हमायतों की नज़र है। सो उसे चाहिए कि वो अपने हर अमल से अपने पैरोकारों को एक नया सबक दे। इस मेल को तो उसने बज़ाहिर नज़रअंदाज कर दिया था, मगर लाशऊरी तौर पर इसी के रद्द-ए-अमल के नतीजे में वो पार्टी ऑफिस और सियासी जलसों व तकरीबात में अपना कौमी लिबास ही पहनता था, ताकि अपने नौजवान नस्ल को भी अपने लिबास के वक़ार से आशनाई दे सके और अपने मुखालिफिन को भी अपने वतन के लिए अपने दिल में मौजूद कद्र मंज़र का पता दे सके। लवेज़ा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, अगर आप फ्री हैं तो अप्लाई कर दें। अगले चंद पलों में वह मेल भेजकर उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। नज़रें बार बार कलाई पर बंधी घड़ी पर जा रही थीं, जहाँ सुइयाँ आगे ही बढ़ती चली जा रही थीं। वो इज़्तिरारी अंदाज में उंगलियाँ मेज़ पर बजाने लगा। उसे इंतज़ार से सख्त चिढ़ थी और इस वक्त वो इसी खौफ से गुज़र रहा था। ऐसा नहीं था वो इस लड़की की दी गई हदायत पर अमल करने का इरादा रखता था, मगर इसकी रात भेजी जाने वाली मेल के वो एक बार बनफ़से नफीस उससे बात करके देखना चाहता था कि मुकाबिल कितने पानी में है। वो ज़ुलैदैन सयाल था जो किसी से भी यूं ही मुतासिर नहीं हो जाता था। उसे मुतासिर करने के लिए अगले में कुछ गैर मामूली खूबियों का होना भी लाजिम था। उसने जब से दफ्तर आना शुरू किया था,
तब से लवेदा का जिक्र सुन सुनकर उसके कान पक गए थे, जबकि उसके ख्याल में अभी तक उसे तो इस लड़की में ऐसा कुछ खास नहीं दिखा था कि वो अपने तमाम अमले की तरह उससे मुतासिर होकर उसके शान में कसीदे पढ़ने लगता। ये और बात कि उसका लाशोर उस लड़की की जहानत का कायल हो रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे कभी वो सारा खुदाबख्श की जहानत का मोतरफ हुआ था। शायद यही वजह थी कि वह अपनी आदत के बरखिलाफ पहली बार यूँ किसी लड़की से रब्ता कर रहा था। आधे घंटे के जानलेवा इंतज़ार के बाद उसे मेल मौसूल हुई, जिसमें फ़क़्त जी कहिए लिखा हुआ इसका मुंह छुड़ाने को काफ़ी था। मेक श्योर कि मेरी बात के दौरान आप दूसरी साइड पर मौजूद रहें। मुझे इंतज़ार से नफ़रत है, क्योंकि ये वक्त का ज़िया का दूसरा नाम है। होप्स हो कि आप मेरी बात मानेंगी। आपने कुछ दिन पहले मुझे मशवरा दिया था कि मैं दोस्त बनाऊं, लेकिन साथ ये नहीं बताया कि किस किस्म के दोस्त। वो मेल भेज कर स्क्रीन को देखे गया। अभी मेल भेजे कुछ ही वक्त गुजरा था कि जवाब आ गया। उसको दोस्त बनाए। उसे लवेज़ा के लफ्ज़ों में कंजूसी बिल्कुल अच्छी नहीं लगी थी। वो दोनों हाथों की मुट्ठी बनाए उसकी एक लाइन को देखता रहा, जो उसे 5 मिनट पहले ही मौसूल हुई थी। फिर कुछ सोचकर लैपटॉप पर उंगलियां चलाने लगा। आपका मतलब है कि मैं ओल्ड फैशन पॉलिटिशियंस की तरह घर घर जाकर 5-5 हज़ार रुपये तकसीम करूं, उनके गटर साफ़ करवाऊं, गलियों की रोड्स बनाने में मज़दूरों की मदद करूं, उनके गंदे संदे बच्चों को गोद में ले बैठूं, छपड़ी में बैठकर मैले कुचैले कप में चाय पीऊं? यू मीन ऑल दीज शिट्स? काफ़ी तल्ख़ अल्फाज का चुनाव करके उसने लवेज़ा से जवाब मांगा था। नहीं सियासतदान हैं। आप जिसे फ़ैशन कह रहे हैं वो मेरे नज़दीक वर्क एथिक्स हैं, जिन्हें हर सियासतदान को निभाना ही पड़ता है। आपको ये सब ओल्ड फैशन लग रहा है तो व्हाई डिड यू आस्क मी? जाएँ और नया फ़ैशन बनाएँ, जिसके बाद लोग आपके दोस्त बन जाएँ। इस मेल के साथ कोई एहसास बदली नहीं आया था, लेकिन ज़ुलैदैन का चेहरा सुर्ख पड़ गया। वो उसे चैलेंज करती हुई मालूम हुई। वो कुछ सोचने लगा। सोच के घोड़े दौड़ते रहे, लेकिन उसने वाकई सच सामने पाया। वोटर्स को दोस्त बनाने के लिए सारे सियासतदान ये सब करते ही थे, तो इसमें नया क्या था? वो एक मुश्किल उस्ताद थी और सख्त गिर भी, जो अपने शागिर्द के लिए अपनी बात मानने के सिवा कोई दूसरा रास्ता छोड़ ही नहीं रही थी। मगर सवाल ये था कि अगर इसे भी वही सब करना था जो हर गहरा सियासतदान कर रहा था, तो फिर इसकी लड़की की क्या ज़रूरत थी? वो लोग अगर इसे एक फ़ीस अदा करके मशवरे मांग रहे थे, तो उसके मशवरे में कुछ तो नयापन होना चाहिए था ना। इसे वो करना था जो आज से पहले किसी ने किया हो। इसी सोच के साथ उसने दोबारा से एक पैगाम लिख भेजा। इसके अलावा कोई और आइडिया नहीं है आपके पास? उसे पूछते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं हुई थी। अगर इस लड़की में वाकई कुछ खास था, तो फिर वो अब तक इससे छुपा क्यों था? किताबों की दुकान में किताबें ही होती हैं मिस्टर सियाल। आपका क्या ख्याल है? उसे इसका जवाब पसंद आया, यानी दर पर्दा वो उसे जतला रही थी कि वो इधर से मशवरे देने के लिए ही बैठी है। इतनी देर में पहली बार ज़ुलैदैन के लबों को एक खफीफ सी मुस्कुराहट ने छुआ, मगर इसे खुद भी इस बात का इदराक न था। उसकी उंगलियां एक बार फिर इसी संजीदगी के साथ लैपटॉप के कीबोर्ड पर थिरकने लगी। मेरा ख्याल ये है कि आप मुझे इससे बेहतर, इससे ज़्यादा अछूता मशवरा दे सकती हैं। आपका जिक्र सुनकर लगता है कि आप बहुत ख़ास हैं, तो फिर ऐसे ही किसी ख़ास बंदे से मशवरे से नवाज दें मुझे। ज़ुलैदैन उसे लफ्ज़ों के जाल में घेर रहा था। यूँ लगता था कि इनके बीच एक लफ्ज़ी जंग छिड़ गई हो। अब इस जंग में कौन जीतने वाला था, ये तो वक्त ही बतलाएगा। गैर मुतवक्का तौर पर फ़ौरन ही लवेज़ा का जवाब आ गया। ज़ुलैदैन पुरजोश सा मेल पढ़ने लगा। खुद को बांध सुनने वाला बनाएं। प्रूव योरसेल्फ अ पॉलिटिशियन। सबका मुस्कुरा कर देखें। अगर आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी मुस्कुराहट से मुतासिर हो गए, तो वही मुस्कुराहट आपकी मुहिम में आपकी मददगार साबित होगी। उसने मेल पढ़ते ही एक ज़ोरदार हाथ मेज़ पर मारा, जिसके नतीजे में इसका लैपटॉप बेचारा भी औंधा हो गिरा। ये लड़की मुझसे वो सब काम करवाना चाहती है जो मैं नहीं कर सकता। मैं ज़ुलैदैन सियाल, जो पिछले 10 साल से नहीं मुस्कुराया और अभी सारा दिन दांत निकालता रहेगा। गधा हूँ मैं या बंदर जो उसके इशारों पर नाचूं? ये कंसल्टेंट है या फिर बाबा? आई स्वेयर अलवेज़ा, अब अगर मैंने यानी ज़ुलैदैन सियाल ने तुमसे कुछ पूछा तो मैं अपना नाम बदल लूँगा, सियासत छोड़ दूँगा और तुम्हारा शागिर्द बन जाऊँगा। व्हाट द हेल? वो कुर्सी पर बैठा ऊंची आवाज़ में बुड़बुड़ाता अपने गुस्से का ग्राफ नीचे लाने की कोशिश करने लगा। वो अपने हाथों की मुठ्ठियाँ भींचे खुद पर काबू पाने की कोशिश में था, जब एक बार फिर लैपटॉप से मेल मौसूल होने की आवाज़ उभरी। अब क्या गुलफशानी की है मुहतरमा ने? उसने गुस्से से बोलते हाथ से खींचकर लैपटॉप अपने सामने सीधा किया। एक सियासतदान के लिए गुस्सा सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ है, अगर वो उसके सही इस्तेमाल से नावाकिफ़ हो। एक पल के लिए आंखें मोड़ कर 2-3 गहरे सांस भरे, बाकी बात हम इसके बाद करते हैं। लवेज़ा के अल्फाज पढ़ते पहली बार ज़ुलैदैन शॉक हुआ। कैसे जान सकती थी कि वो इस वक्त किस कैफियत का शिकार है? ज़ुलैदैन की आंखों में सारे अरसे में पहली बार इस लड़की के लिए स्तैश उभरी। उसने बेसाख्ता एक गहरा सांस भरा। इससे आंखें मूंदे 3 से 4 मिनट गुजरे थे, जब एक बार फिर नई मेल मौसूल हुई। उसने फ़ौरन अपनी निगाहें लैपटॉप पर स्क्रीन पर गाड़ दी। सामने ही एक लंबा चौड़ा पैगाम खुला था। मेरे ख्याल से अब आप बेहतर महसूस कर रहे होंगे, सो वापस आपके सवालों की तरफ आते हैं। आप इंतखाबात में अपने वालिद जहांज़ेब सियाल की जगह पर हिस्सा लेने वाले हैं, तो कुछ बातों का समझना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप कुछ नया
और छुटा करना चाहते हैं। ये एक अच्छी अलामत है, हर कोई ऐसा नहीं सोचता, मगर इसके साथ आपको अपने बाबा की रवायात का भी ख्याल रखना है। वो एक दोस्त नवाज शख्सियत है और आपको हरगिज़ ये ज़ेब नहीं देता कि आप उनके इस तासुर को मद्धम पड़ने दें। कल पार्टी ऑफिस में बता गया आपका सर्द अंदाज़ आपके साथ साथ आपके वालिद की ज़ात भी बहुत से सवाल उठा गया है। ये सियासत है मिस्टर सियाल, और यहाँ यूँ किसी को मुँह पर ही जवाब नहीं दे दिया जाता। अपने गुस्से को पालना सीखें। ठीक है, इम्तियाज़ उम्र पर हमले का इल्ज़ाम आप पर धरा जा रहा है, मगर ज़रूरी नहीं कि आप अपने गुस्से के साथ चीज़ें पटक पटक कर करें। आपके मुखालिफिन यही तो चाहते हैं। आप बजाय मातहतों पर चीखने के ठंडे दिमाग से साया लाए अमल सोचें। मेरा मशवरा है कि गुस्से के बजाय जुर्रत से अपने मातहतों और दुश्मनों पर अपनी दाग बिठाएं। कल आपको इम्तियाज़ उम्र की अयादत के लिए हस्पताल जाना चाहिए। यही नहीं, बल्कि वहाँ से वापसी पर अबाही मीडिया वालों के सवालों के जवाब भी तहम्मुल से देंगे और सुमरू पर हमला करने वालों को ढूंढने में मदद की पेशकश करेंगे। वो कहावत तो सुनी ही होगी आपने कि जो गुड़ से मर जाए उसे जहर क्यों देना। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ये वो तमाम अल्फाज थे जो कल से किसी न किसी सूरत उसके कानों में गूंज रहे थे, मगर उनमें से किसी की भी बोलती ज़बान में इतनी तासीर ना थी जो इन खामोश जुमलों में थी। वो जैसे जैसे ये पैगाम पढ़ता जा रहा था, वैसे ही इस लड़की की मामला फहमी का भी कायल होता जा रहा था। सारा पैगाम पढ़ने के बाद जुलिया दैन ने गहरा सांस भरते अपने चेहरे पर दोनों हाथ फेरे। उसने लैपटॉप को यूं ही बंद करते इंतकाम उठाकर अपने पीए से रब्ता किया। कल 12 बजे का क्या प्रोग्राम है? अच्छा ठीक है, आप उनसे मुलाकात वक्त 2 बजे कर दें। 12 बजे हम इम्तियाज़ उम्र की इयादत के लिए जाएंगे। हाथ में रिसीवर पकड़े इसका पीए इब्राहिम इस काया पलट पर हैरान ही रह गया। न जाने अब क्या क्या देखना बाकी था। लवेज़ा जीएससी से ज़ेर करने के पहले मरहले में कामयाब ठहरी थी, मगर क्या वो सच में से ज़ेर करना चाहती थी या वो फिर सिर्फ इसकी कामयाबी की मुतमन्नी थी? ये सामने आना अभी बाकी था। रुकी हुई हैं गर्दिशें, निज़ाम चल नहीं रहा, गया वो जब से छोड़ के, समय बदल नहीं रहा। हर एक शय है आस पास जो कि तू रवां दवां, मगर मेरी गिरफ्त में वो एक पल नहीं रहा। मियाने वस्ल यक नफ्स यूँ खुला के उस घड़ी, अब्द अब्द नहीं रहा, अज़ल अज़ल नहीं रहा। नफ्स नफ्स हकायतें, ज़बां ज़बां रवायतें, सिवा है इल्म हर कहीं, मगर अमल नहीं रहा। खुदा करे कि वहम हो, खुदा करे कि हैर हो, बहुत दिनों से इस तरफ चिराग जल नहीं रहा। तेरे सिवा भी सूरतें बसी हमारी आँख में, मगर किसी का तज़किरा गज़ल गज़ल नहीं रहा। हुआ था जो भी भूल जा, जो हो सके तो लौट आ, तेरे बग़ैर जानिया ये दिल बहल नहीं रहा। कस्रे साल पर एक और चमकीली सुबह उतर आई थी। आज खिलाफ़े मामूल नाश्ते की मेज़ पर सिर्फ जहांज़ेब सियाल और जुलिया दैन सियाल के अलावा अनीता सियाल ही मौजूद थीं। जुलिया दैन पूरी रग़बत से नाश्ता करने में मगन था जब जहांज़ेब सियाल की बात पर उनकी तरफ मुतवज्जह हुआ। इब्राहिम बता रहा था कि तुम आज इम्तियाज़ उम्र की इयादत के लिए जा रहे हो। उनकी बात पर जुलिया दैन ने कांटे पर अटका अंडा मुंह में डालते इस्पात में सर हिलाया था। तुम्हारी तैयारी मुकम्मल है? जहांज़ेब सियाल की बात का पस मंज़र समझते जुलिया दैन गोद में धरे नैपकिन से मुँह पोंछते पूरी तरह उनकी तरफ मुड़ा। फ़िक्र न करें बाबा जान, मैं इधर गुस्सा करने या लड़ने झगड़ने हरगिज़ नहीं जा रहा। बस आज की मुलाकात के बाद इम्तियाज़ उम्र अपनी याददाश्त के खो जाने का एतराफ़ ज़रूर करेगा। जुलिया दैन की बात पर जहांज़ेब सियाल के होंठों पर मानी खैर तबस्सुम बिखरा था। तुम अकेले हरगिज़ नहीं जाओगे, गार्ड्स और इब्राहिम तुम्हारे साथ जाएंगे और गाड़ी। उनकी बात पर फरमाबरदारी से सर हिलाता जुलिया दैन उनकी आखिरी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोल उठा। गाड़ी मैं खुद चलाऊंगा बाबा जान। उसका लहजा ज़ोर देता हुआ था कि इस बात पर वो समझौता नहीं करेगा। उसे हमेशा से ड्राइवर और मुहाफ़िज़ों की फ़ौज से चिढ़ रही थी। ना ही वो ऐसे फालतू लवाज़मात का कायल था, मगर कुछ जगहों पर जहांज़ेब सियाल के हुक्म के आगे सर झुकाकर वो मुखालिफों को साथ तो ले जाता था, मगर अपनी गाड़ी वो फिर भी खुद ही चलाना पसंद करता था और मुहाफ़िज़ भी अलग गाड़ी में ही होते थे। जहांज़ेब सियाल के पुरज़ोर असरार पर सिर्फ किसी जलसे में जाते वक्त भी वो मुश्किल ड्राइवर को अपने साथ बर्दाश्त किया करता था। कहने की ज़रूरत तो नहीं, मगर सहाफ़ियों के सवालात के जवाब ज़रा धीमेपन से ही देना। जहांज़ेब सियाल की इसकी बात पर सर हिलाकर से ताकीद करने पर जुलिया दैन के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट उभरी। बाबा जान, आप बस इम्तियाज़ उम्र की पाजी उसी पर पलटने का इंतज़ार करें। मुस्कुराते लहजे में उनकी यकीन दहानी पर जहांज़ेब सियाल पूरे दिल से मुस्कुरा उठे। उन्हें यकीन था कि अगर जुलिया दैन कह रहा है कि पान साहब पलटेगा तो ऐसा ज़रूर होगा। वो यकीनन अपना होमवर्क मुकम्मल करके ही वहाँ से जाने वाला था। उन्होंने दिल में गायबाना तौर पर ही लवेज़ा को स्काई प्लेट पर दाद ज़रूर दी थी, जिसकी बदौलत आग का गोला अब बर्फ़ का ढेर बना हुआ था।
आप दोनों अब सियासत को छोड़कर ज़रा नाश्ते पर भी तवज्जो दे दें। खामोशी से इन दोनों की गुफ्तगू सुनती अनीज़ा ने टोकती उनकी तवज्जो सामने रख के नाश्ते की तरफ मबज़ूल करवाई। अम्मा जान, मैं तो नाश्ता कर चुका हूँ, बस अब चाय दे दें। जुल्यदैन की बात के दौरान ही पीनो चाय की केतली उठाई अंदर चली आई थी। अनीज़ा ने सर हिलाते कप में चाय उंडेल कर उसके सामने रखी तो पहला गुण बढ़ते ही जुल्यदैन को मालूम हो चुका था कि आज भी चाय सारा खुदा बख्श के हाथ का जायका है, मगर आज वो किसी और ही मूड में था जो उसने कब वापस रखने की बजाय पूरी दिलजमी से चाय पी थी। अनीज़ा जो पीनो से सायरा की बाबत इस्तफसार करना चाहती थी, जिसे आज कुछ देर से जाना था, मगर जुल्यदैन का रग़बत से चाय पीते देखकर ये जिक्र कुछ देर के लिए मौखर कर गई। कुछ ही देर में जुल्यदैन दफ्तर के लिए निकल गया तो अनीज़ा भी अपने कमरे में चली आई, जहाँ जहाज़ेब से भी किसी मीटिंग के लिए तैयार हो रहे थे। इस वक्त वो तमाम दोस्त यूनिवर्सिटी के ग्राउंड में दायरे की शक्ल में बैठे और हमेशा की तरह अमान इनमें इंदाजा इंदर बना किसी गहरी सोच में गुम था। यार अमान, तो मेरा मसला अगर हल करवा दे तो यकीन जान के मैं सारी उम्र तेरे इस बच्चों को दुआएं दूंगा। साहिल किसी मज़ाक पर बैठी माई की तरफ से झोली भर भर के दुआएं देना शुरू हो चुका था। अमान ने भी फ़ौरन जैली बाबा की तरह फ़क्त हाथ उठाकर एक लंबा हुनकारा भरा। नाम। अब की बार आंखें छोटी की है वो उसकी जानिब पुरसोच नज़रों से देखते गोया हुआ। महविश। साहिल ने तेज़ी से जवाब दिया। उमर। अगला सवाल फट से आया था। अभी उमर जान का क्या करना है? साहिल एकदम झिंझलाया। तुझे शादी करनी है कि नहीं? अमान ने नज़रें तिरछी करके उसकी जानिब देखा। यही कोई 45-46 की होगी। अमान को नाराज़ देखकर साहिल ने कनपट्टी खुजाते अंदाज़ा लगाया। साउंड्स इंटरेस्टिंग। बारी बारी सारे ग्रुप पर नज़र दौड़ाते वो कुछ हैरत से गोया हुआ। वैसे यार अब तक सुना था कि इश्क अंधा होता है, लेकिन आज देख भी लिया। मतलब तुझे अपनी उम्र से दुगनी औरत से ही इश्क होना था। अब की बात साहिल की जानिब शरारती नज़रों से देखते हुए कमीनगी से मुस्कुराया। सारे ग्रुप का ही छटपाट कहकहा निकला था, जबकि इसके जुमले पर साहिल के चेहरे पर पहले नासमझी के तासुरात आए और फिर बात समझते ही उसने अमान के बाजू पर मुक्का जड़ा। लख दी। अबे ये तो मैं तुझे लड़की की माँ के बारे में बता रहा था। जब मसला लड़की की माँ कर रही है तो बायोडाटा भी उसी का दूंगा ना। साहिल एकदम झिंझलाया। दफ़ा दूर। आशिक लड़कियों की बायोग्राफी याद रखते हैं तो उसकी माँ की याद करके घूम रहा है। पहले तो लड़की को मनाना पड़ेगा ना। अचानक इज़्ज़त को बेइज्जती में बदलता देखकर वो बाजू से हिलाते मैंने मनाया। वो मनी मनाई है मेरे भाई, बस तो किसी तरह मेरी होने वाली सास को मना ले। साहिल दोबारा मिन्नतों पर उतर आया था, क्योंकि जानता था कि आज तक इनके ग्रुप के हर मसले को बाबा अमान ने ही हल किया था। सास का नाम? अमान ने कुछ सोचते हुए सवाल किया। महविशी तो नाम है सास का। साहिल मुंह बनाकर बोला। सास के शौहर का नाम और काम? अमान की तरफ से दोबारा सवाल किया गया। 1 मिनट सोचने दे। हाँ, याद आया, चौहान या शायद डॉक्टर हैं। साहिल इंगिश्ते शहादत थोड़ी पे रख के सोच कर फ़ौरन बोला। शायद डॉक्टर हैं कि कुछ लगते, पहले कंफर्म करके बताते रह उसका काम क्या करता है। अमान ने उसकी गर्दन पर एक चपत लगाते तपे हुए लहजे में पूछा। सच में डॉक्टर ही हैं और मामा भी डॉक्टर हैं, तो उनका बायोडाटा क्यों पूछ रहा है? मेरे सासू का रिश्ता नहीं करवाना, उनकी बेटी से मेरा रिश्ता करवाना है। और असला मसला ससुर साहब नहीं, सास साहिबा हैं। वैसे पता तो नहीं उन्होंने क्या सोचा है। उसकी अम्मी को मनाना आसान नहीं है। उन्हें अपने भतीजे के सिवा कुछ नज़र ही नहीं आता और भतीजे को ही दामाद बनाना चाहती हैं। तानिया चाहकर भी मेरी बात अपनी अम्मी से नहीं कर पा रही। वो कह रही थी कि पापा का मसला नहीं है, वो आसानी से मान जाएंगे। अब सिर्फ मेरे भाई तू ही कुछ कर सकता है। साहिल ने सारी मालूमात से अमान को आगाह किया और आखिर में मासूम चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखा कि अमान को भी उस पर तरस आया था। वाह नाइस, दोनों डॉक्टर हैं। सास किस चीज़ की डॉक्टर हैं? अमान के दिमाग में नया प्लान घूम रहा था, जिससे उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। हड्डियों की डॉक्टर हैं। साहिल ने जल्दी से जवाब दिया। नो टेंशन, सब कुछ छोड़ दे मुझ पर। और हाँ, तो मेरे बच्चों को दुआएं ना दे, बल्कि उस बाबा जी की फ़ीस तो तुम्हें पता ही है, वो तैयार रखना। अमान बेसाख्ता बोला। वो तो एकदम प्रोफेशनल अंदाज में बात कर रहा था। न दीदे भूखे, बस मेरा ये काम कर दे, फिर तू जहाँ कहेगा मैं अपने पैसों से डिनर करवाऊँगा। अपने हाथ का मुक्का बनाकर डांट पीसा। उसका बस नहीं चल रहा था कि अमान को 1-2 मुक्के जड़ दे, मगर मामला भी सुलझा नहीं था, इसलिए वह ज़ब्त कर गया। पहले तो इज़्ज़त से बात कर। मैं तेरा काम करने वाला हूँ। दूसरी बात, तेरा काम हो जाएगा। अगर मुझ पर यकीन है तो चुप कर जा और देख होता है क्या। भतीजे के बजाय सासू माँ को अब तू ही नजर आएगा, बस दूल्हा बनने की तैयारी कर ले। अमान उसके हाथ का बड़ा मुक्का देख चुका था, जब ही फ़ौरन जताते हुए बोलकर अपने दिमाग में चलते प्लान पर गौर करने लगा। साहिल पहले तो कुछ बोलने लगा, लेकिन फिर चुप हो गया। उसे याद आया कि उससे पहले उसने उनके ग्रुप के दोस्त समर की मोहब्बत को उससे मिलवाया था। समर को उनकी एक टीचर से मोहब्बत हो गई थी, जो काफ़ी सख्त मिजाज थी। समर अपना टूटा दिल लेकर 1 साल से ज़लीलो ख्वार हो रहा था। उसका मसला अमान ने ही हल किया था। अब 1 हफ्ते बाद ही समर का सज्जल से निकाह था। साहिल सोच ले, ये तेरा काम ख़राब ना कर दे। मैं तुझे पहले ही कह रहा हूँ, इस पर भरोसा ना कर। हाशी ने नफ़ी में साहिल आते हुए कहा। वो साहिल को मसलसल मना कर रहा था। यहाँ से दफ़ा हो जा तू, ये बकवास तो हर दफ़ा करता है। मैम सर्डिल के लिए भाभी तेरी यही राय थी, मेरी काबिलियत और टैलेंट पर शक ना कर। अमान ने हाशी के पेट में ज़ोर से मुक्का मारा, लेकिन हाशी की जगह चीख समर ने मारी थी। ओए चुप,
तुझे कौन सा कीड़ा काट गया है? अमान ने समर की तरफ हैरान कुन नज़रों से देखा। मेरी सज्जल को मैम सड़ियल मत कहो, तुम लोग के टीचर हैं और होने वाली भाभी, सर फाड़ लूँगा उन्हें किसी ने कुछ कहा तो। समर ने दांत किचकिचाते हुए अपने हाथ का मुक्का बनाकर हवा में लहराया था। ओह ये लो जी मेरी सज्जल, समर साहब अभी से बीवी के गुलाम बन गए हैं। अच्छा इसे छोड़ो साहिल, जो कहने लगा हूँ उस पर अमल करना। अगर चाहते हो तुम फूलों वाली गाड़ी लेकर महबूबा को लेने जाओ तो अपनी महबूबा से कन्फर्म करना कि तुम्हारी सास शाम के टाइम अस्पताल में होती हैं। अगर हाँ तो आज शाम जहाँ तुम्हारे ससुर और सास जॉब करते हैं तुम उस अस्पताल में मुझे और हाशिर को लेकर जाओगे, बाकी काम मेरा है। हाशिर और तुम वहाँ जाने से आधा घंटा पहले मेरे घर आओगे। अमान अभी बोल ही रहा था कि हाशिर ने अमान की बात कर मशकूक ने हाउस उसकी तरफ देखा। मुझे कुछ खुशी में लेकर जाना है। हाशिर के दरियाफ्त करने पर अमान के चेहरे पर पूरा सदा मुस्कुराहट उभरी। तेरे पाँव की हड्डी जुड़वाने के लिए, अमान ने संजीदा लहजे में कहा, जैसे वाकई ही उसके पाँव की हड्डी टूटी हो। अबे ओए मैं तेरे पाँव पड़ता हूँ, मुझे बख्श दे, मेरी सारी हड्डियाँ जुड़ी हुई हैं और मजबूत हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है। हाशिर सच में अमान की टांग खींचते हुए बोला था। अपने दोस्त के लिए एक छोटी सी हड्डी नहीं तुड़वा सकता तू? अमान ने जैसे उसे शर्म दिलाना चाहिए। इतना ही दोस्ती का ख्याल है तो अपनी तोड़ कर चला जाए या इसी आशिक की तोड़। हाशिर साहिल के कंधे पर थप्पड़ मारकर बोला, साहिल तेरा मसला अब इसके हाथ में है, अगर ये मान गया तो इसको लेकर मेरे घर आ जाना, बाकी सारा ड्रामा वहाँ समझा दूंगा। अमान ये कहकर बिजली की रफ्तार से उठकर वहाँ से भागा। उसे अपना एक अधूरा मिशन पूरा करना था, वो जो किसी को वहाँ से गुजरता देखकर याद आया था। हाशिर मेरी जान, मेरे लाल, मेरे जिगरी यार, मान जा, उसने कौन सा सच में तेरी हड्डी तोड़नी है? बस एक एक्टिंग का सवाल है, मेरा इश्क तेरे हाथ में है। साहिल ने मासूम चेहरा बनाकर उसकी मिन्नत की थी, जिस पे हाशिर खशमगी निगाहों से उसे घूरने लगा। आखिर काफ़ी वक्त लगा कर बहुत मिन्नतें और तरले करने के बाद साहिल हाशिर को मनाने में कामयाब हो गया था। शाम के वक्त हाशिर समर के साथ अमान के घर आ चुका था और अब उसके कमरे में मौजूद था। अब बताना पसंद करोगे कि तूने क्या प्लान बनाया है? हाशिर ने सवालिया नज़रों से अमान की तरफ देखते हुए इस्तफसार किया। उसकी महबूबा के वालिदैन को मनाना है, वो तो आ जाए पहले, फिर बताता हूँ। अमान ने अभी कहा ही था कि उसके कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से खोलकर साहिल कमरे में दाखिल हुआ। लो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। हाशिर जिसने सामने रखी पानी की बोतल से गिलास में ही पानी निकाला था, जब साहिल को आता देखकर उसके मुँह से बेसाख्ता निकला। अपने लफ्ज़ शैतान सुनकर साहिल ने हाशिर को घूरा, मगर अगले ही लम्हे कुछ याद आया, बस झिझकता आगे बढ़कर सोफे पर नींदराज हो गया। यार हड्डी तोड़ने वाला प्लान कैंसिल करो, कुछ और सोचो। इसके बाद वह हाशिर का भी पानी की गिलास मुँह को जाता हाथ रुक गया। क्यों, तेरे सासू से मान गए क्या? अमान ने भुवों को मींचते हुए आंखें तिरछी करके उससे पूछा। नहीं, बल्कि मुझे अभी तानिया ने बताया कि उसके पापा हड्डियों के डॉक्टर हैं, मामा नहीं। उसकी बात पर हाशिर ने ऊपर की जानिब देखकर शुक्र का कलमा अदा किया था। चल कोई नहीं, जिसकी डॉक्टर हैं उसे वही मरीज़ बनाकर ले जाते हैं। अमान ने हाशिर की तरफ इशारा करके कहा था। यार इसको इनके पास मरीज़ बनाकर नहीं ले जा सकते, साहिल ने बेसाख्ता कहा। क्यों, ऐसी कौन सी डॉक्टर हैं जिसके पास इसको नहीं ले जा सकते? अमान ने अपना हाथ सवालिया अंदाज में मोड़ते हुए अबरूज काई। गायनाकोलॉजिस्ट। साहिल ने गहरा सांस भरते हुए यकलफ्ज़ी जवाब दिया। अमान ने बेसाख्ता समर की जानिब देखा और अगले ही लम्हे इन दोनों का बुलंदोबाग कहकहा कमरे में गूंजा। हाशिर जो पानी का गिलास मुँह को लगा चुका था, उसके मुँह से पानी फव्वारे की सूरत निकला था। अब तुम ये ना कहना कि उसे फिर भी उनके पास ले जाएंगे, समर ने लुकमा दिया था। अस्पताल तो चलते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है, अमान ने लापरवाही से जवाब दिया। क्या? नहीं, मैं अब तेरे साथ कहीं नहीं जा रहा, बेहतर यही है पहले तुम मुझे अपना प्लान बताओ या मरीज़ चेंज करो। हाशिर ने ना जाने की ज़िद की। उसे अमान से किसी अच्छे मंसूबे की उम्मीद ना थी। उफ़ यार, रंग में भंग मत डाल, हिम्मत कर यार, दोस्त की हाथ इतनी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी अब। अमान ने हाशिर के कंधे पर ज़ोरदार थपकी दी, जिस पर रोनी सूरत बनाकर उसको देखने लगा। चलो उठो ना, अब तुम भी बैठे रहोगे क्या यहाँ जम गया? साहिल ने समर को किसी गहरी सोच में गुम देखा तो उसका बाजू खींचते हुए बोला, अरे रुको, मेरे पास एक आइडिया है जिससे हाशिर भी बच जाएगा और साहिल अपना इमेज डॉक्टर महविश की नज़रों में भी बना लेगा। समर ने अपनी आंखें घुमाते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई, जिस पर तीनों इसके जाने में घूम गए। हाशिर जो ना चाहते हुए भी उठने पर मजबूर था और समर की गर्दन में अपनी बाहें डाल के झूल गया। जल्दी बता मेरे भाई, क्या प्लान सोचा है तूने? बताता हूँ, पीछे तो हो। समर ने उसको खुद से अलग किया, वो अलग होता अमान और साहिल के साथ। उसकी बात सुनने के लिए सर जोड़कर बैठ गया। समर ने सोचे कि प्लान को उनकी कोशिश गुजार किया। अरे वाह जिगर, थैंक यू, बहुत ज़बरदस्त आइडिया है ये तो। हाशिर ने उसका प्लान सुनने के बाद ज़ोर से खुद में बींचा था। अबे पीछे तो हो जा, मारने का प्रोग्राम है क्या मुझे? समर ने एक बार फिर से झटके से उसको पीछे किया। वैसे प्लान तो वाकई अच्छा है, बस थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है, बच गया हाशिर तो। अमान ने भी उसकी तायद करते हाशिर के कंधे पर अपना बाजू रखा। हाँ शुक्र है अल्लाह का। हाशिर ने ऊपर की जानिब देखकर दुआ की तरह हाथ उठाकर शुक्र अदा किया। उसके बाद भी कुछ और सोचा है, मगर पहले ये कामयाब हो जाए फिर दूसरा प्लान बताऊंगा, समर ने मज़ीद कहा। दूसरा कौन सा? बैक वक्त तीनों ने पूछा। यार पहले ये कामयाब होने दो, फिर आगे प्लान्स पे काम करेंगे, समर ने गर्दन हिलाकर कहा। तेरे खाली बेजे में इतने प्लान कैसे आ गए एकदम? साहिल ने थोड़ी तले इंग्लिश से शहादत रखकर
तफ्तीशी अंदाज में पूछा। कभी कभी ही तो बेचारे का दिमाग काम करता है, इसलिए इस दफ़ा एक साथ ही काम कर गया। हाशिर ने मसनूई संजीदगी से कहते हाथ से उसकी जानिब इशारा किया। बस शुक्र है मैं तो बच गया। फिर उसने अपने सीने पर हाथ रखते हुए शुक्र अदा किया। चलो फिर अपने अपने कामों पर लग जाओ सब। अमान ने सबको हुक्म दिया। हाँ बिल्कुल, सब काम पे लग जाओ, बस मैं आराम करूँगा सुकून से। हाशिर ये कहते ही वहाँ लेट गया। साहिल, समर और अमान एक दूसरे को देखा। अगले ही लम्हे हाशिर के कहकहे पूरे कमरे में गूंज रहे थे। तीनों बेड पे चढ़े उसे बुरी तरह गुदगुदी कर रहे थे और हाशिर हंस हंस के दोहरा हो रहा था। अबे छोड़ दो, मत जाऊँगा मैं खबीसों। बेतहाशा हंसी के दौरान उनको कूसते हुए ने दोबारा खुद से हटाने की कोशिश कर रहा था। वो बिलाखिर वो तीनों भी उसके ऊपर से हट ही गए थे। अब बता, आपने हिस्से का काम करना है या नहीं? समर ने अबरूज गाकर पूछा। हाँ 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 करूँगा करूँगा, वो हाँफते हुए इकरार करने लगा। गुड। वो तीनों भैया बोले थे। हाशिर अपना सांस दुरुस्त करता उठ खड़ा हुआ। उसको अगर पता होता कि उसके साथ ये सब होने वाला है तो वह ये ना करने की हमाकत कभी ना करता। ज़ालिमों, आज तो मारने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था तुम लोगों ने मुझे। उसने सांस बहाल करते दुहाई दी। काम के वक्त आराम का यही अंजाम, अमान ने जताते हुए कहा। अच्छा बाबा, माफ़ कर दे। उसने थक हार के हाथ जोड़े तो सबके ही चेहरे पर मुस्कुराहट रूंध गई। जा बच्चा, माफ़ किया, अमान ने बाबाओं की तरह हाथ उठाते हुए कहा। चलो यार, अब बातें छोड़ो, जो प्लान किया है वो करो। साहिल ने बेसब्री से कहते हुए इनको ये याद दिलाया। जिस पर वो सब साहिल आके वहाँ से चले गए। अब न जाने किस गरीब की शामत आने वाली थी। ज़ुलेदैन सियाल जिस वक्त अपने पी और मुहावजों की हमराही में अस्पताल पहुंचा। इस वक्त दोपहर के 12:30 बज रहे थे। चिलचिलाती धूप ने अस्पताल के अहाते को घेर रखा था, मगर सबसे बेनियाज अस्पताल के मरकजी हिस्से के दरवाजे के आगे अपनी स्याह हाईलैक्स रोक कर नीचे उतरा था। ज़ुलेदैन सियाल वहाँ मौजूद इक्का दुक्का सहाफ़ी को बताए हैरत में डाल चुका था कि किसी को भी उससे इसके इक़दाम की तवक्को ना थी और ना ही ज़ुलेदैन ने किसी को अपनी आमद से आगाह किया था। उसने अपने अमले को भी सख्ती से इस खबर के फैलाव से रोक दिया था। वो लोग उसकी झलक देखते ही झपट के उसकी तरफ बढ़े थे। ज़ुलेदैन के मुहावज़े और पीएनए ने उससे दूर रखने की कोशिश की तो वो हाथ उठाकर उन्हें रोक गया। आप सबके सवालात के जवाब मैं सुमरू साहब की इयादत से वापसी पर दूंगा। तब तक आप अपने बाकी साथियों को भी इत्तला कर दें। सादा मगर दो टोक अंदाज में अपनी बात मुकम्मल करके वो आंखों पर लगे स्याह शीशों वाली ऐनक उतारकर शलवार सूट पर पहने अपने कोट की जेब में अटकाता अंदर की जानिब बढ़ गया, जहाँ उसकी आमद की इत्तला मिलते ही एक हड़बोंग से मची थी। अपने इर्द गिर्द की कार्रवाइयों को कतई तौर पर नज़रअंदाज किया, ज़ुलेदैन सियाल अपने महसूस पुरतिमकनत अंदाज में इब्राहिम की निशानदही पर आगे बढ़ता चला जा रहा था। इम्तियाज़ उम्र को जिस हिस्से में रखा गया था वहाँ की सिक्योरिटी हासी सख्त थी और गैर मुतल्लिका अफराद को वहाँ जाने की इजाज़त हरगिज़ ना थी। उसके मुहाफ़िज़ों को भी इस हिस्से के बाहर रोककर ज़ुलेदैन उसके पीए को सिक्योरिटी इंतजाम का मुआयना करने के लिए वहाँ मौजूद कमिश्नर की हमराही में आगे भेजा गया था, जबकि इब्राहिम को भी ज़ुलेदैन सियाल ने खुद ही इम्तियाज़ उम्र के कमरे के दरवाजे पर ही रोक दिया था। अब्बास साहब, मैं अकेला ही अंदर जाऊंगा। कमिश्नर पुलिस को अपने साथ अंदर आने के लिए पर तोड़ते देखकर ज़ुलेदैन सियाल ने अपने अज़ली दो टोक अंदाज में कहा, जिसके बाद किसी के भी पास उसकी बात से इख्तिलाफ़ की गुंजाइश न बचती थी। उनके सर हिलाकर एक जानिब हो जाने पर ज़ुलेदैन दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर कमरे में दाखिल हो गया। सामने ही इम्तियाज़ उम्र तकियों के सहारे नींदराज किसी किताब के मुताला में मशगूल था। एक जानिब लगे आरामदेह सोफ़े पर उसकी नौउम्र बेटी बराजमान सामने लगी एलईडी पर कोई फैशन शो देख रही थी। उसे अंदर आता देख कर वो यकलख्त उठ खड़ी हुई। ज़ुलेदैन सियाल, इम्तियाज़ उम्र के लबों ने बेआवाज़ जुंबिश की थी। उसके तासुरात से साफ ज़ाहिर था कि वह उसकी आमद की तवक्को हरगिज़ नहीं कर रहा था। कैसे हैं सुमरू साहब? उसके चेहरे की हैरत भांपते ज़ुलेदैन सियाल ने मुस्कुराते हुए लहजे में इस्तफसार किया। आप यहाँ क्यों आए हैं? मेरे बाबा की हालत करने के बाद भी कुछ बाकी रह गया था क्या? आपको अंदर किसने आने दिया? किसी के भी कुछ भी कहने से पहले इम्तियाज़ उम्र की बेटी तड़की से भरे लहजे में ज़ुलेदैन से मुखातिब हुई, जो खिलाफ़े तवक्का भड़कने की बजाय मुस्कुराकर उसके बाबा की तरफ मुतवज्जा हुआ। सुमरू साहब, आप यकीनन अपनी बेटी के सामने अपना पोल नहीं खोलना चाहेंगे। उसके बिस्तर के करीब दुखते ज़ुलेदैन ने सुरगोशियाना अंदाज में उसे तनबीह की थी। चंद पल बाद ही वो लड़की अपने बाप के हुक्म पर पाँव पटकती कमरे से बाहर निकल गई थी। उसके जाते ही ज़ुलेदैन ने बिना किसी सवाल जवाब के जेब से अपना मोबाइल निकालते उस पर कोई क्लिप चलाई थी। वो इस आइसक्रीम पार्लर के बाहर लगे सिक्योरिटी कैमरे का मंजर था, जहां वो लोग इस रात गए थे। वीडियो में ज़ुलेदैन सियाल का अपनी गाड़ी से ज़्यादा फासले पर खड़ा फ़ोन पर किसी से महफिल गुफ्तगू दिखाई देता था। इस वाक़ये का वक्त भी दिखाई दे रहा था। वो वीडियो देखते इम्तियाज़ उम्र के चेहरे का रंग वाज़ेह बदला था। ज़ुलेदैन की गाड़ी वहाँ से निकाल लेकर जाने के बाद मोबाइल स्क्रीन पर एक दूसरी तस्वीर नमूदार हुई थी, जिसमें एक पोल के साथ खड़ी ज़ुलेदैन सियाल की गाड़ी एक मरकज़ी शाहराह पर लगे कैमरों की ज़िद में आई थी। उसके हाथ की जुम्बिश के साथ ही अगला मंजर ऐबक लोगों के पैदल चलकर उसकी गाड़ी तक आने का था। इन तमाम वीडियोज़ में वक्त और तारीख साफ जली हरूफ में दर्ज थे। क्या चाहते हो तुम? उसके मोबाइल जेब में डालते ही इम्तियाज़ उम्र ने सुलगते हुए लहजे में दरियाफ़्त किया। सुमरू साहब,
आपके इल्ज़ाम को झूठा साबित करने के लिए। ये पहली फुटेज ही काफ़ी है, क्योंकि इसमें दर्ज वक्त वही है जिस वक्त बकौल आपके बयान के मैं आप पर तशद्दुद कर रहा था। बस मुझे वह एक बात समझ नहीं आई कि मैं एक ही वक्त में दो मुख्तलिफ जगहों पर कैसे हो सकता हूँ। आप मुझे जुटला भी नहीं सकते, क्योंकि खुद पर हमले की जो जगह आपने बताई है वहाँ तक पहुँचने के लिए कम अज़ कम 25 से 30 मिनट तो लगने ही थे। सो मुझे उस जुलैदैन सियाल का नाम बता दो जो मेरा बेस बदल कर तुम्हें डराने धमकाने आया था। इम्तियाज़ उम्र के सवाल को नज़रअंदाज करके जुलैदैन मुतवाज़न चाल चलता हुआ कुछ फासले पर रखे सोफे पर बैठकर टांग पर टांग रखते उससे मुखातिब हुआ, जो दिल ही दिल में उसे हज़ार गालियों से नवाज चुका था। जुलैदैन भी अपनी बात के हद तक आप जनाब का तकल्लुफ़ ख़त्म कर चुका था। मैंने जो भी कहना था वो अपने बयान में कह चुका हूँ। इम्तियाज़ उम्र ने वीडियोज़ देखने के बाद भी जुटाई का आला मुज़ाहरा किया। उसके बाद पर जुलैदैन के लबों को एक इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट ने छुआ था। देखो सुमरो, मेरी तुम्हारे साथ कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं कोई झगड़ा करने यहाँ आया हूँ। सो मैं एक बार फिर अपना सवाल दोहराता हूँ कि वो कौन है जिसने मेरे नाम से तुम पर तशद्दुद किया? क्या वो तुम्हारा कोई करीबी है? जुलैदैन की बात पर एक पल को इम्तियाज़ उम्र सोच में डूबा था। हो सकता है कि वो कोई तुम्हारा करीबी हो। इम्तियाज़ उम्र ने जताते हुए लहजे में जवाब दिया। क्या वो मेरी पार्टी का कोई ओहदेदार है? जुलैदैन ने एक हाथ अपने घुटने पर रखकर दूसरा बाजू सोफे के पुश पर फैलाते आरामदेह अंदाज में अगला सवाल किया था, यूं जैसे एक लंबी नशिश का इरादा हो। मुझे इस जवाब के बदले क्या मिलेगा? इम्तियाज़ उम्र ने अपना असली चेहरा दिखाने में बिल्कुल देर न की थी। वो एक घाक सियासतदान की तरह सीधा सौदेबाजी पर उतरा था। जानते हो कि इस बार मैं खुद वजारत के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने वाला हूँ, तो सच बोलने की सूरत में तुम भी हमारी पार्टी का हिस्सा बनने का मौका पा सकते हो। जुलैदैन की बात पर इम्तियाज़ उम्र के चेहरे पर उभरने वाले हैरान को तासर से जुलैदैन को एक पल लगा था समझने में कि तीर बिल्कुल निशाने पर लगा है। पार्टी के दफा के लिए सौदा कुछ बुरा भी नहीं था। क्या इफ्तिखार उम्र को ये बात गवारा होगी? इम्तियाज़ उम्र ने जहांज़ेब सियाल की पार्टी के एक अहम रुकन का नाम लिया, जो पिछले कई सालों से जहांज़ेब सियाल के ही इमाम वज़ीर आला पंजाब थे। उसके साथ ही वो इम्तियाज़ उम्र के बड़े भाई के ओहदे पर भी फाइज थे। पार्टी के फैसले पार्टी का सरबराह करता है और वो मैं हूँ। जुलैदैन का अंदाज़ दो टोक और जताता हुआ था। इन्हें वज़ारत छीनने का गम भी किसी इंतकामी कार्रवाई पर उकसा सकता है। इम्तियाज़ उम्र ने भी मुबहम इशारों में ही बात की थी। उसकी बात सुनते ही जुलैदैन सियाल उठ खड़ा हो। ठीक है सुमरो, मुझे जवाब मिल गया है। मेरी पेशकश अभी भी बरकरार है। तुम्हारे पास 15 दिन है, यानी इंतखाबात से 2 दिन पहले। तो मुझे अपना जवाब बता देना। एक बार फैसला करने के बाद तुम पीछे नहीं हट सके। अभी के लिए तुम्हें पता ही है कि तुमने क्या करना है। जुलैदैन सियाल अपनी बात के एहतराम पर एक गैर मुकदमी मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। यह अपनी नौयत की एक अलग ही जिम्मेदारी थी, जिसमें मुलाकातें ने बीमार की एक अनोखे अंदाज में आयादत की थी। इम्तियाज़ उम्र की पुरसोच निगाहों ने दरवाजे तक इस मगरूर शहजादे का ताक़ुब किया था, जिसने एक भी तल्ख़ जुमला कहे बगैर उससे अपने मतलब की बात उगलवा ली थी। उसे तो बताया गया था कि जुलैदैन सियाल बहुत गुस्सीले मजाज का है, मगर इसे तो कुछ और ही देखने को मिला था। इनमें से कोई भी ये नहीं जानता था कि जुलैदैन सियाल को अब सिर्फ इन बातों पर गुस्सा आता था जो किसी भी तरह सायरा खुदाबख्श से जुड़ी हों। दरहकीकत ये गुस्से से ज़्यादा गुस्से 10 बरसों का गुबार था, जो सायरा को देखते ही बाहर उमड़ आता था। ये और बात की इस चीज़ का अदराक किसी और को तो क्या जुलैदैन सियाल को भी ना था। जुलैदैन के इसके कमरे से निकलते ही इम्तियाज़ उम्र ने अपने फ़ोन हाथ में लेकर उस पर कोई नंबर मिलाया था। सर, इम्तियाज़ उम्र की जानिब से लगाए गए इंतजामात के बाद भी आप उनकी इयादत के लिए आए, इसकी कोई ख़ास वजह? जुलैदैन अपने पीए के हमराही में वापस अस्पताल के हाते में आया तो वहाँ मौजूद पहले से 3 गुना ज़्यादा सहाफ़ियों ने उसे घेरे में लिया। जुलैदैन माथे पर शिकन डाले बिना उनके सवालात के जवाब दे रहा था, जब इस सवाल ने उसे मुस्कुराने पर मजबूर किया था। इंसानियत के नाते किसी बीमार की इयादत करना तो हर शख्स का इलाही फ़रीज़ा है, और वैसे भी इम्तियाज़ उम्र साहब को कोई गलतफ़हमी ही हुई है। वो हम बेचारे तो इतने शर्मिंदा हो रहे थे कि उन्होंने किसी के दबाव में आकर मेरा नाम ले लिया। जुलैदैन ने बराह रास्त उस सहाफ़ी की आंखों में देखते हुए जवाब दिया। आपके कहने का मतलब है कि इम्तियाज़ उम्र ने खुद आपको बताया है कि उन पर हमला किसी और करके ज़बरदस्ती आपका नाम लेने पर मजबूर किया था। जुलैदैन की बात पर इन सहाफ़ियों में चहमगोइयाँ शुरू हो गई थीं। ज़ाहिर सी बात है, उन्होंने ही कहा है। जुलैदैन ने एक ही जुमले में बात ख़त्म की थी। सर, अगर सच में इंसानियत के नाते से इम्तियाज़ उम्र की इयादत के लिए आए हैं, तो आपने इन्हें कोई गुलदस्ता तो छोड़ एक फूल तक भी देना क्यों गवारा नहीं किया, जबकि अखलाकियात नहीं मानने वाला हर शख्स ही इन बारीकियों से वाक़फ़ियत रखता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका मकसद कुछ और था? जुलैदैन ने इस चुभते हुए सवाल पर इसके माखज़ को बगौर देखा था। उसका सर बिला इरादा तायदी अंदाज में हिला। ठीक फरमाया आपने मोहतरमा, मेरा इरादा सिर्फ सुमरू साहब की गलतफ़हमी दूर करना था, लेकिन इससे इन सब चीज़ों का कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं फूल इसलिए नहीं लाया कि इन्हें सुमरू साहब के कमरे में जाने ही ना दिया जाता, कि मैं बहुत सौ के नज़दीक इनका जानी दुश्मन हूँ। तो मुझे पूरा यकीन है कि वो उन तक पहुँचाने के बजाय किसी लेबॉरेटरी में टेस्ट के लिए भेज दिए जाते, और खाने पीने की किसी चीज़ का भी यही हाल होता कि कहीं इसमें जहर न मिला हो। सो मेरा हाथ आना ही काफ़ी था।
जुलैदैन सियाल की बातों पर इस बार दबी सरगोशियों के साथ कुछ कहकर उन्हें भी इस मजमा में जन्म लिया था। सर, क्या आप इस शख्स का नाम बताना पसंद करेंगे जिसने इम्तियाज़ उमर पर असल में हमला किया है? सहाफ़ियों की इस भीड़ में से एक और सवाल उभरा था। नहीं, ये बात अगर सुमरू साहब चाहेंगे तो वो खुद ही आप लोगों को बता देंगे। जुलैदैन ने रोक-टोक अंदाज में सवाल की नफ़ी कर दी थी। सर, सुना है कि आपके अगले जलसे में कुछ अहम ऐलानात भी मुतवक्को हैं, क्या ये सच है? इस सवाल पर सहाफ़ी ने गोया अपनी मालूमात के अपडेटेड होने की वजाहत की थी और अब यकीनन वो दाद का मुंतज़िर था। सच या झूठ, ये आपको इस जलसे में ही पता चलेगा। जुलैदैन ने एक ही जुमले में शख्स की शोही के गुब्बारे में से हवा निकाली थी। सर, आपने बाकी सियासतदानों की तरह अब तक की तकारीर में कोई वादा वईद नहीं किया, ना ही अवाम को उनके लिए बहुत कुछ करने की यकीन दहानी कराई है। आपको नहीं लगता कि आपका ये रवैया आपकी वोटरशिप पर असरअंदाज होगा? ये सवाल वहाँ मौजूद बहुत से लोगों के जहनों में कुलबुला रहा था। जुलैदैन सियाल कहने के बजाय करने पर यकीन रखता है। मैं पहले भी कहता रहा हूँ, आज भी कहता हूँ, मुझे वोट दें क्योंकि ये आपके हक़ में बेहतर है। जुलैदैन ने 2 फुकरों में ही बात समेट दी थी। सर, जिस वक़्त इम्तियाज़ उमर पर हमला हुआ, आप इस वक़्त कहाँ थे? ये सवाल जुलैदैन के लिए आखिरी हद था। उसने अपना होमवर्क मुकम्मल ही इस तरह किया था कि उसे सारा का नाम भी ना लेना पड़े। दरहकीकत ये होमवर्क इसने लवेज़ा की मदद से ही मुकम्मल किया था, जिसने बिना इसके कहे ही रात को भेजी जाने वाली मेल के साथ ही इसे फुटेज भी भेज दी थी। मैं जहाँ भी था मगर वहाँ नहीं था जहाँ होने का इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया है। नाउ नो मोर क्वेश्चंस। जुलैदैन ने हाथ उठाकर सपाट अंदाज में कहते हुए मज़ीद किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया था। अगले चंद पलों में ही इसकी धूल उड़ाती गाड़ी वहाँ से निकल चुकी थी। मुझे गलतफहमी हुई थी। उस शख्स के चेहरे पर मास्क था और उसने कहा कि वो जुलैदैन सियाल है, तो मैं इस पर यकीन कर बैठा, जबकि ये सच नहीं है। मैं खुद भी सोच रहा था कि जुलैदैन जैसा बावक़ार सियासतदान भला ऐसी ओसी हरकत क्यों करेगा? भला हो इनका जिन्होंने मेरी गलतफहमी दूर कर दी। मैं असल मुजरिम का नाम अगले चंद रोज़ में बता दूंगा। जुलैदैन अभी दफ्तर वापस पहुंचा ही था जब इम्तियाज़ उमर का यह बयान हर टीवी चैनल की ज़ीनत बन चुका था। वो सरसी सा ध्यान देते जहांज़ेब सियाल से मिलने के दफ्तर चला गया था। कुछ ही देर में इम्तियाज़ उमर को भी वहाँ तलब कर लिया गया था। अभी बहुत से सवालों के जवाब मिलना बाकी थे, बहुत सौ का हिसाब किताब होना बाकी था। जारी है। मिलते हैं जल्द ही एक नई किस्त के साथ। उससे पहले हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।